Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the advantages of standard costing. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड इट्स टूल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स को फॉर्म करती है, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसे रेवेन्यू को तो कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट को वो प्रॉपरली कंट्रोल कर सकती है और मिनिमम लेवल तक ले जा सकती है। इसके बेसिस पर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकती है। इसको फॉलो करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इसके डिफरेंट टूल्स डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बजटरी कंट्रोल और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि किस तरह से इन दोनों टूल्स के हेल्प से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो द फर्स्ट एडवांटेज इज प्रोवाइड्स इंसेंटिव एंड मोटिवेशन टू वर्क विद ग्रेटर एफर्ट फॉर अचीविंग द स्टैंडर्ड्स। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप क्या करते हो, पहले स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हो और फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको स्टैंडर्ड्स के अराउंड एनालाइज किया जाता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जब आप स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो तो ये एक तरीके से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है और वर्क के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है वर्कर्स के लिए, जिससे क्या करते हैं, जैसे जो वर्कर्स हैं वो अपने ग्रेटर एफर्ट्स के साथ में स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो अपने पर्पजेस को या अपने गोल्स को अचीव करेंगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा और उतना ही ये मोटिवेट होते हुए वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इसका पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज, बेटर कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन को इनेबल करना है अगर, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स के अराउंड ही एक्चुअल रिजल्ट्स को गेन करने के लिए लगातार एफर्ट्स करते रहते हो। नेक्स्ट वन इज द फैसिलिटेट्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपने अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अथॉरिटी दी होती है और अगर वो उसको कंप्लीट करने में कैपेबल नहीं हो पाता है तो आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट एक्सपर्टाइज पर्सन को इसमें इन्वॉल्व करते हो और उसे ये अथॉरिटी डेलीगेट करते हुए कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स करते हो। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ प्राइस फिक्सेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना है, तो प्राइस को फिक्स करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस को उस लेवल तक फिक्स करती है जहां से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा सके, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द provides the means for actual and standard cost comparison by type of expense, department और cost center। सबसे खास बात है, कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें हम टाइप ऑफ एक्सपेंस को डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ डिपार्टमेंट को डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि एक ओवरऑल पिक्चर के कंपेरिजन में हम एक क्या करते हैं, एक्सपेंस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और कॉस्ट सेंटर वाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के कंपैरिजन को पॉसिबल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक, यानी कि इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द दिस पर्टिकुलर टूल प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ लॉस एंड एफिशिएंसी बाय पॉइंटिंग आउट द एरियाज ऑफ वेरिएंस। यानी कि हमें जब डिफरेंट एरियाज में वेरिएंसेस पता चलते हैं तो उन एरियाज को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हुए हम लॉस और एफिशिएंसी के सोर्सेस को प्रॉपर्ली सर्च करने की पोजीशन में होते हैं और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन लॉस और एफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स भी करते हैं। ठीक, एंड लास्ट एडवांटेज इज फैसिलिटेट्स द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम को करेक्टली इंप्लीमेंट करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वे में कॉस्ट को डिफाइन करते हैं या प्री डिटरमाइंड वे में कॉस्ट को डिफाइन करते हैं और जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है उसके बेसिस पर हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम को भी प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
क्लियर? सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की. दिस इज द थर्ड मेथड. थर्ड मेथड है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द रेशियो एनालिसिस. रेशियोज आपने स्टडी करे होंगे. इट इज अ स्टैंडर्ड यार्डस्टिक एक्सप्रेस्ड एज अ रेट और एज अ परसेंटेज और एज अ क्वोशिएंट टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स. यानी कि अकाउंटिंग में हम दो वेरिएबल्स को फॉलो करते हैं और इन दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को हम रेट के बेसिस पर या परसेंटेज के बेसिस पर या फिर क्वोशिएंट के बेसिस पर मेजर करते हैं. और इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक को फॉलो करते हैं और उनके अराउंड हम इन दो पर्टिकुलर फिगर्स के रिलेशन को मेजर करते हैं. तो हम इसे बोलते हैं रेशियो एनालिसिस. जैसे आपने स्टडी किया होगा, जैसे कॉस्ट एंड सेल्स का रेशियो, प्रॉफिट एंड सेल्स का रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स के रिलेशन में रेशियोज हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस के रेफरेंस में बहुत सारे रेशियोज हैं, सेल्स टोटल एसेट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर इन्वेंट्री, मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को एक दूसरे से रिलेट करते हुए हम उनको रेट या परसेंटेज या क्वोशिएंट के बेसिस पर मेजर करते हैं और इनको एक स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक के अराउंड मेजर किया जाता है और इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है. तो हम इस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट कि रेशियो एनालिसिस बिजनेस फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को कंट्रोल करने में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Business firms can use ratios as standards of comparison between different firms or at different times. कुल मिला के जो बिजनेस फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, एक फर्म अपनी जो भी उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनके रेशियोज से अपने रेशियोज को कंपेयर करती है या फिर अपने ही रेशियो को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स पर कंपेयर करती है और ये देखती है कि कहां कहां सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं. यानी कि जब एक फर्म क्या करती है दूसरी फर्म को स्टैंडर्ड मान लेती है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, तो उस केस में वो उसको एक स्टैंडर्ड मान लेती है, फिर उसके रेशियोज को कैलकुलेट करती है और अपने रेशियोज से उनके रेशियोज को कंपेयर करके ये देखती है कहां कहां डिफरेंसेस आ रहे हैं और उन डिफरेंसेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करती है, एप्रोप्रिएट एक्शंस को फॉलो करती है जिससे कि उन रेशियोज को कंट्रोल किया जा सके और इसकी वजह से जो कॉस्ट राइज हो रही है, यानी कि इन पर्टिकुलर रेशियोज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट के राइज होने की वजह से आ रहे होंगे. तो जो भी इन कॉस्ट में राइज होने के रीजंस हैं या जो भी इनके कोर्सेज हैं उनको रिमूव करने के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करती है. तो इस तरीके से रेशियो एनालिसिस के हेल्प से कोई भी फर्म अपनी कॉस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकती है. That is clear. Now we talk about the last one. The last one is the value analysis. Value analysis का मतलब क्या है, इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई अननेसेसरी कॉस्ट एसोसिएटेड विद एनी प्रोडक्ट, कंपोनेंट, पार्ट, सिस्टम और सर्विस बाय द एनालिसिस ऑफ फंक्शन and efficiently eliminating them without impairing the quality, function, reliability और capacity. ये एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है. क्या करा जाता है इसके अंदर, इसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कंपोनेंट, पार्ट, सिस्टम या सर्विस के साथ में जो भी अननेसेसरी कॉस्ट होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फंक्शन को एनालाइज करने के दौरान. यानी जो भी इनके फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद अननेसेसरी कॉस्ट जो इनके साथ में अटैच्ड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है. इनको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इनको एफिशिएंट वे में एलिमिनेट किया जाता है और इस तरीके से इनको एलिमिनेट किया जाता है जिससे कि उनकी क्वालिटी, उनके फंक्शन, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी कैपेसिटी पर इसका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े. तो हम इस पर्टिकुलर कॉस्ट कंट्रोल के टूल को वैल्यू एनालिसिस का नाम देते हैं. पॉइंट इज क्लियर. इट मींस इट इज वन ऑफ द मेजर टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. ये एंश्योर करती है
कि नेसेसरी फंक्शंस को बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट या डिजाइन के साथ में परफॉर्म किया जाए, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ में। कॉस्ट को रिड्यूस तो करा जाता है, लेकिन रिड्यूस इस तरीके से किया जाता है जिससे कि उनके क्वालिटी, उनके फंक्शन, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी कैपेसिटी में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज ना आए। तो हम इस पर्टिकुलर टूल को वैल्यू एनालिसिस का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर। अब बात आती है कि वैल्यू एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं। तो यहां मैंने इसके डिफरेंट यूजेस को डिफाइन कर रखा है। द फर्स्ट यूज इज सिंप्लीफाइज, मॉडिफाइज एंड इंप्रूव्स प्रोडक्ट डिजाइन, क्योंकि इसमें अननेसेसरी कॉस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। जब आप अननेसेसरी कॉस्ट को एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट डिजाइन होगा वो बहुत सिंपल वे में प्रेजेंटेड होगा, मॉडिफाइड वे में प्रेजेंटेड होगा, और सबसे बड़ी बात है कि वो इंप्रूव्ड होगा प्रीवियस डिजाइन के कंपैरिजन में। ये इसके अंदर खास बात रहती है। ठीक। सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइज बेटर एंड चीपर मटेरियल्स एंड एफिशिएंट प्रोसेस टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट की प्रोसेस को एफिशिएंट वे में फॉलो करते हो और इसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को आप रिड्यूस करने में कैपेबल हो पाते हो। क्योंकि आप क्या करते हो, प्रोडक्शन में जो आपको मटेरियल्स चाहिए वो आप बेटर वे में और चीपर वे में अरेंज कर लेते हो, और उसके हेल्प से आप प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की पोजीशन में आ जाते हो। ठीक है। द थर्ड वन इज द प्रेजेंट ओवर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे खास बात क्या होती है, ये ओवर स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट करने में कैपेबल हो पाता है। जो प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट की अननेसेसरी एलिमेंट्स को आप हटा दोगे तो अननेसेसरी एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो प्रोडक्ट है उसका एक ओवर स्पेसिफिकेशन कंप्लीट पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट होता है। एंड द लास्ट वन इज द क्रिएट्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग एम्प्लॉइज। जब आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉइज हैं वो भी कॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और इस तरह से अपने वर्क को फॉलो करते हैं जिससे कि कम से कम कॉस्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। ओके। अब हम इसके डिफरेंट एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन एरियाज में हम कॉस्ट कंट्रोल को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।